हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं जितने भी हमारे सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आज जो है MSN1 का लास्ट वीडियो है। जी हाँ साथियों, MSN1 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद जो है इस सप्ताह में जो दो दिन और क्लास होगा आज के बाद, ठीक है ना। तो वो 2 दिन जो है हम लोग करेंगे किसके ऊपर, डिफिनीसन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर 5 नंबर का डिफिनीसन भी रहता है अलग अलग स्टेट में, किसी स्टेट में 5 नंबर, किसी स्टेट में 10 नंबर। तो ऐसे में जो है हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, डिफिनीसन है, उसको देखने का काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है आज देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, जिसमें 3 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। MSN1 है, ठीक है, MSN1 है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 है। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है हम सभी के सामने, वो प्रश्न है थोरासेंटेसिस के ऊपर। थोरासेंटेसिस होता क्या है, देखिए थोरासेंटेसिस होता क्या है। तो चलिए इसको थोरासेंटेसिस के बारे में देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रक्रिया में वक्ष भित्ति, यह एक क्या है, प्रोसेस होता है। थोरासेंटेसिस एक प्रोसेस है। तो ये प्रक्रिया में वक्ष भित्ति चेस्ट वाल से होते हुए जो है प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी में एक सुई प्रविष्ट कराई जाती है एवं उसमें स्थित द्रव व वायु को बाहर निकाल लिया जाता है। इसका उपयोग नैदानिक व उपचारात्मक दोनों रूपों में किया जाता है। ठीक है, देखिए थोरासेंटेसिस एक क्या है, प्रोसेस है, जिसमें होता यह है कि अगर किसी को प्लूरल कैविटी में, मतलब फेफड़ा के गुहा में, कैविटी में जहाँ पे फेफड़ा स्थित है, वहाँ पे अगर किसी को पस भर चुका है, कोई द्रव भर चुका है या वायु भर चुका है, होता है ना, देखते होइएगा किसी का प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, मतलब चेस्ट में उसको जो है फेफड़ा में जो है पानी भर जाता है, फेफड़ा के गुहा में। ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाता है, पानी भर जाता है या पस भर जाता है या वायु भर जाता है, तो उसको क्या करता है, चेस्ट दर्द देने लगता है, सूजन ये सब होने लगता है, व्यक्ति में सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है। तो जिसको भी अगर प्लूरल कैविटी में पस या पानी या वायु भरता है, तो उसको जो है एक प्रोसेस होता है थोरासेंटेसिस। इस प्रोसेस के तहत जो है, चूँकि ऊपर से हमारा चेस्ट है, चेस्ट का वाल है, भित्ति है, तो इस चेस्ट के भित्ति के द्वारा जो है, भित्ति से जो है क्या होता है कि भित्ति से होते हुए चेस्ट के जो प्लूरल कैविटी होता है, जहाँ पे प्लूरल मतलब फेफड़ा स्थित है, उस कैविटी में जो होता है, क्या होता है कि सुई को प्रविष्ट कराया जाता है। मतलब चेस्ट के वाल, चेस्ट से होते हुए प्लूरल कैविटी में एक जो है सुई, एक इंजेक्शन जो है प्रविष्ट कराया जाता है, और उसमें प्लूरल कैविटी में स्थित जो भी द्रव है, जो भी वायु है, उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो है नैदानिक मतलब जांच के लिए भी किया जाता है, द्रव निकाला जाता है, या ट्रीटमेंट करने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए, तो ये जो है नैदानिक और उपचारात्मक दोनों रूप में किया जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका उपयोग क्या होता है, देखिएगा इसका उपयोग प्लूरल कैविटी में द्रव, पस व वायु भर जाने पर व फेफड़े व अन्य रोगों के निदान हेतु किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो होता है, इसका उपयोग थोरासेंटेसिस का जो उपयोग है, यह चूँकि यह एक प्रोसेस है, तो इसका उपयोग जो है प्लूरल कैविटी में द्रव भर जाना, यानी द्रव मतलब कोई भी पानी जमा होना, द्रव भर जाना, या पस जमा हो जाना, या वायु मतलब हवा भर जाना फेफड़ा के कैविटी में, उनमें से जो है निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फेफड़ा और अन्य रोगों को निदान के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, किसका, थोरासेंटेसिस का। समझ गए चीज़ को। तो थोरासेंटेसिस समझ गए कि क्या होता है। चलिए अब इसका प्रक्रिया देखिए, इसमें रोगी को जो है नच तपहीज स्थिति में बिठा दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें जो होता है ये जो प्रोसेस होता है, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है मैं बताता। तो प्रक्रिया, अब इसका प्रोसीड्यूर कैसे होता है, मतलब जैसे चेस्ट से होते हुए प्लूरल कैविटी में इंजेक्शन को कैसे प्रवेश कराया जाता है, जिसके बाद जो है वहाँ से द्रव या वायु को निकाला जाता है, तो इसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीड्यूर होता है। तो देखिए इसमें रोगी को जो है नच, समझ गए, तपहीज स्थिति में बिठा दिया जाता है, वह भुजाओं तथा कंधों को हल्का सा उठाकर रखा जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रोसीड्यूर होता है, सबसे पहला स्थिति में जो होता है, वह स्थिति नच तपहीज स्थिति में व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, रोगी को। ठीक है, बैठाने के बाद जो है भुजा तथा कंधा को हल्का उठाकर रखा जाता है, मतलब जो कंधा और जो भुजा है, जो शोल्डर है और जो भुजा होता है, उसको जो है हल्का उठाकर रखा जाता है। ठीक है, बैठाया किस पोजीशन में जाता है, तो नच तपहीज पोजीशन में। ठीक है, और बैठाने के बाद भुजा और कंधे को हल्का उठाकर रखा जाता है। समझ गए। यदि रोगी बैठने में असमर्थ हो तो उसे अप्रभावित साइड में लिटा दिया जाता है। बिस्तर का सिरा लगभग 45 डिग्री कोण पर उठा दिया जाता है। ठीक है,
अगर मान गए कोई पेशेंट अगर बैठने में असमर्थ हो, नच तपहीज पोजीशन में नहीं बैठ पाता हो, तो उसको जिस साइड से प्रभावित नहीं होगा, जिस ओर से उसको प्रभावित नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, उस साइड से लिटाएंगे। और लिटाने के बाद जो बिस्तर होगा उसका लगभग सिर के साइड से 45 डिग्री के कोण पर उठाते हैं। ठीक है, तो ये जो है होता है प्रोसीड्यूर थोरासेंटेसिस का। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आप लोग के सामने है, कहता है वक्ष भेदन वाले स्थान की त्वचा को पूर्णतः अपूतित अथवा संक्रमण से मुक्त कर लेते हैं। मतलब वक्ष भेदन मतलब जहाँ पे चेस्ट वाले भाग में भेदना है, इंजेक्शन कर लगाना है, उसको जो है पूर्णतः अपूतिता जो है संक्रमण का मुक्त कर लेते हैं। मतलब संक्रमण को साफ सुथरा वहाँ पे कर लेते हैं, स्टरलाइज कर लेते हैं, फिर जो है वहाँ पे इंजेक्शन डालते हैं, चेस्ट के अंदर वक्ष को भेदन करते हैं। ठीक है, वक्ष भेदन सुई को निचली पसली के भाग में मध्य स्थान में धीरे से प्रवेश कराते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, जो इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन को चूँकि चेस्ट पर इसको लगाया जाता है नीचे से पानी वगैरह ये सब निकालने के लिए, तो ये जो होता है जैसे हम लोग जानते हैं कि रिब्स होता है, सभी दोनों साइड से क्या होता है, रिब्स होता है। ठीक है, ऐसे कर कर के रिब्स होता है और इसके अंदर जो है फेफड़ा होता है। तो कहता है वक्ष भेदन सुई को निचली पसलियों के भाग के मध्य स्थान में धीरे से प्रवेश कराते हैं। मतलब जो निचली पसली होता है, जैसे मानिए ये निचली पसली है, तो इस पसली को और इस पसली के मध्य में जो है क्या करते हैं, धीरे से जो है प्रवेश कराते हैं इंजेक्शन को। समझ गए? तो ये चीज़ें समझ गए कि कहाँ पे प्रवेश कराते हैं, मतलब निचली पसलियों के मध्य में जो है इंजेक्शन को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सुई के पुलरल स्थान में पहुंचने पर सिरिंज की पिस्टन को खींचकर पुलरल द्रव को कलेक्टिंग बोतल में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही जो इंजेक्शन है वो चेस्ट के दीवार को पार करते हुए प्लूरल कैविटी में पहुंचेगा, तो उसमें से क्या होगा कि जैसे ही पहुंच जाएगा तो पता लग जाएगा कि इंजेक्शन जो है वो प्लूरल कैविटी में जा चुका है। तो जो पिस्टन होता है इंजेक्शन का खींचने वाला, उसको खींचेंगे तो उसमें से जो प्लूरल कैविटी में जो द्रव इकट्ठा है वो क्या होगा कि बाहर जो है उस इंजेक्शन के खींचने से इंजेक्शन में द्रव आएगा और उसको जो है कलेक्टिंग बोतल में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और बोतल में इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि पता चले कि अंदर में जो है कितना पानी इकट्ठा था, कितना जो है मात्रा था। समझ गए? तो यही जो है थोरासेंटेसिस होता है, जिस विधि के प्रोसेस के द्वारा किसी के प्लूरल कैविटी से द्रव को या वायु को बाहर निकाला जाता है। समझ गए थोरासेंटेसिस? चलिए क्वेश्चन खत्म, बहुत आसान था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्जरी कितने प्रकार के होते हैं, सर्जरी के प्रकार लिखे, सर्जरी से क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सर्जरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब रोगी का उपचार दवाई द्वारा संभव न हो तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट उपकरणों की सहायता से सख्त विसंक्रमित तकनीक, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करते हुए रोगी के शरीर में जहां सर्जरी की जानी है, चीरा मतलब इंसेजन लगाकर रोगी का उपचार किया जाता है। यही शल्यक्रिया सर्जरी जो है कहलाती है। यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि सर्जरी का उद्देश्य हमेशा ही थेरेपेटिक हो। कई बार रोग का निदान डायग्नोसिस करने हेतु भी सर्जरी किया जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए ही जो है सर्जरी किया जा सकता है। सर्जरी किसी भी रोग के जांच करने के लिए भी जो है किया जा सकता है। समझ गए? तो वही चीज़ें कहता है। और सर्जरी क्या होता है, तो सर्जरी एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो किसी भी रोगी को दवाई से जब आराम नहीं मिलता है, उसका रोग का जो है उपचार दवाई से नहीं हो पाता है, तो जो है उसको जो है पूर्णतः सेप्टिक तकनीक के ध्यान में रखते हुए जो है जिस भी जगह पर सर्जरी की आवश्यकता हो वहाँ जो चीरा लगाया जाता है वही जो है सर्जरी शल्यक्रिया होता है। समझ गए? शल्यक्रिया का ये आवश्यक नहीं है कि शल्यक्रिया सिर्फ और सिर्फ किसी भी बीमारी के उपचार के लिए ही किया जा सकता है। शल्यक्रिया जो है निदानात्मक भी हो सकता है, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के जाँच करने के लिए भी जो है सर्जरी किया जा सकता है। समझ गए चीज़ को? तो ये आपका सर्जरी हो गया। अब चलिए हम लोग सर्जरी का प्रकार देखते हैं। ठीक है,
चलिए, सर्जरी के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है मेजर। कुछ सर्जरी का आप लोग को ध्यान में रखना होगा, अगर प्रकार पूछेगा 5 नंबर में कि बताइए सर्जरी शल्य क्रिया क्या होता है, शल्य क्रिया कितने प्रकार से होता है। तो देखिए सर्जरी कितने प्रकार से होता है देख लीजिए। एक होता है आपका मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी कहा जाए तो इस सर्जरी में शरीर का एक बड़ा भाग शामिल होता है तथा जो है रोगी को खतरा अधिक रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जटिलताएँ उत्पन्न होने की संभावना भी अधिक रहती है। मेजर सर्जरी कहने का मतलब है कि यह एक बड़ा सा सर्जरी होता है, मतलब इस सर्जरी में शरीर का एक बड़ा भाग जो है शामिल होता है। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि सर्जरी अगर बड़ा होगा तो जो है दिक्कत होगा ही, व्यक्ति को खतरा उत्पन्न रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये सर्जरी होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर यानी पोस्ट ऑपरेटिव में भी जो है जटिलता होने की संभावना रहता है। समझ गए? तो ये मेजर सर्जरी हो गया, ठीक है, जिसमें व्यक्ति का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग नेक्स्ट देखिएगा। मेजर के बाद माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी में शरीर का छोटा भाग शामिल होता है। मेजर सर्जरी की तुलना में जो है इसमें खतरा व जटिलताएं कम उत्पन्न होता है। मेजर सर्जरी का मतलब होता है कि बड़ा सर्जरी। माइनर सर्जरी का मतलब होता है कि छोटा हल्का सर्जरी, जिसमें हल्का सा चीरा लगा के अगर कुछ जाँच के लिए वगैरह हो या कुछ निदान के लिए अगर हल्का चीरा लगा के जो सर्जरी किया जाता है तो वो होता है माइनर सर्जरी, जिसमें छोटा होता है, शरीर के छोटा भाग शामिल होता है। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षित होता है किसके तुलना में, मेजर वाले के तुलना में, और इसमें जटिलता भी कम होता है। ओके, चलिए तो माइनर हो गया, मेजर हो गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपातकालीन सर्जरी होता है, इमरजेंसी सर्जरी, ठीक है। जब अचानक किसी लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर जो है रोगी को जान बचाने हेतु आपातकालीन में कोई सर्जरी की जाती है तो इसे आपातकालीन सर्जरी कहते हैं, जैसे सड़क दुर्घटना, ठीक है। देखिए इमरजेंसी सर्जरी, अब एक सर्जरी होता है कि जैसे मेजर सर्जरी या माइनर सर्जरी हो गया, तो ये सब प्लानिंग के तहत किया जाता है। जैसे किसी को अगर हाइड्रोसील, किसी को अगर फैमिली प्लानिंग करवाना हो, किसी को अगर हर्निया का हो गया, या बहुत सारे सर्जरी होता है। तो बहुत सारे बीमारी जो होता है तो उसको सर्जरी जो है एक डेट में पूर्ण जाँच जो है करके जो है उसको सर्जरी का डेट दिया जाता है और सर्जरी किया जाता है। लेकिन इमरजेंसी सर्जरी उस कंडीशन में किया जाता है जो लाइफ होता है वो लाइफ बिल्कुल जो है क्रिटिकल पोजीशन में जब होता है व्यक्ति, तो उसको सर्जरी की जो ज़रूरत होती है तो उसको इमरजेंसी में जो है ऑपरेशन थिएटर में जो है उसे सर्जरी किया जाता है अब इमरजेंसी कंडीशन में। और ये जो होता है जैसे सड़क दुर्घटना किसी को हो गया और उस कंडीशन में उसको सर्जरी का बिल्कुल आवश्यकता है, जैसे ब्रेन में उसको जो है ब्रेन में ब्लड का थक्का हो गया, थक्का लग गया, क्लॉटिंग हो गया। अब उसको ब्रेन को खोलकर जो है उसको थक्का को निकालना है वहाँ से। तो अगर थक्का नहीं निकलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, फिर व्यक्ति को डेथ हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए चूँकि उसका ब्रेन का तुरंत सर्जरी करना है, इसलिए उसको इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता होगी। तो ये इमरजेंसी सर्जरी एक अलग सर्जरी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है एक चौथा है नियोजित सर्जरी। नियोजित सर्जरी का मतलब होता है कि प्लानेड सर्जरी। प्लानेड सर्जरी का मतलब होता है, देख लीजिए, कि इस सर्जरी में रोगी की सर्जरी का समय पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। इसमें प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। देखिए नियोजित सर्जरी का मतलब हो गया कि प्लानेड सर्जरी। अब डॉक्टर के पास आप जाइएगा दिखाने और किसी पेशेंट को अगर मान गए फिस्टुला है, हर्निया है, ठीक है ना, हेमोरॉइड्स है, समझ गए, तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी अगर दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, फिस्टुला या जो भी है हेमोरॉइड भगंदर, तो जो है उसको डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको सर्जरी का आवश्यकता करते हैं, डिमांड करते हैं। अब जब उसको सर्जरी करना होता है तो डॉक्टर उसको एक डेट देते हैं कि आपके फलाने डेट पर आपका जो है सर्जरी होगा। उससे पहले जो है उसका पूर्ण कंप्लीट सभी टेस्ट जो है कराया जाता है और देखा जाता है कि पेशेंट जो है सर्जरी के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर लायक रहता है तो उसको डेट दिया जाता है कि फलाने तारीख को जो है सर्जरी होगा, मतलब उसको प्लानेड बनाया जाता है, उसको नियोजित किया जाता है कि हाँ इस पेशेंट का फलाने दिन का प्लान है सर्जरी का, तो ये प्लानेड सर्जरी हो जाता है, समझ गए। चलिए जिसमें आदमी का जो है प्री ऑपरेटिव मतलब शल्य क्रिया होने से पहले जो है पूर्ण तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाता है सर्जरी के लिए, ठीक है, प्लानेड सर्जरी में।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा पाँचवा है उपचारात्मक सर्जरी, क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव सर्जरी का मतलब है यह सर्जरी किसी विशेष रोग के उपचार हेतु की जाती है, ठीक है। जैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस से ग्रसित रोगी में एपेंडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स करना, समझ गए। उपचारात्मक सर्जरी का मतलब होता है क्यूरेटिव सर्जरी, कि जैसे किसी पेशेंट का अपेंडिक्स जो है में है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या अपेंडिक्स बढ़ चुका है तो उसे अपेंडिक्स हटाना पड़ेगा, या किसी का टॉन्सिल में प्रॉब्लम है तो टॉन्सिल का टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रेकिया में प्रॉब्लम है तो ट्रेकियोस्टोमी होता है। तो ऐसे जो भी एक उपचार के लिए जो है जिस प्रकार से जिसका उपचार के लिए जो सर्जरी किया जाता है वो क्यूरेटिव सर्जरी यानी उपचारात्मक सर्जरी होता है। तो उसको जो है उपचार करने के लिए सर्जरी किया जाता है जो व्यक्ति के किसी भी विशेष जो है जगह या स्थान से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका उपचारात्मक सर्जरी हो गया, ओके। चलिए एक हो गया यहाँ पे आपका छठा है नैदानिक, समझ रहे हैं। छठा है नैदानिक। नैदानिक सर्जरी डायग्नोसिस सर्जरी, ठीक है। यह सर्जरी किसी रोग के निदान हेतु की जाती है। जैसे लेप्रोटोमी के दौरान रोगी के रोग के निदान हेतु उदर को चीरा लगाकर खोला जाता है, ठीक है। देखिए नैदानिक सर्जरी का मतलब है कि यह सर्जरी रोग के निदान हेतु की जाती है। जैसे लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी के दौरान रोगी के रोग के निदान हेतु उदर को चीरा लगाकर खोला जाता है डायग्नोसिस के लिए। जैसे परीक्षण करने के लिए कि व्यक्ति के उदर जो है उदर में था लगाया जाता है लेप्रोटोमी करके, कि व्यक्ति के अंदर जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पे जो ऑर्गेन है सही से व्यवस्थित है या नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं निदान करने के लिए जो है लेप्रोटोमी किया जा रहा है, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए, नैदानिक करने के लिए। तो ये हो गया आपका नैदानिक सर्जरी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा रीएस्टोरेटिव सर्जरी। रीएस्टोरेटिव सर्जरी का मतलब है कि इस सर्जरी में किसी क्षतिग्रस्त ऊतक डैमेज टिश्यू का या अंग की मरम्मत की जाती है, ठीक है। रीएस्टोरेटिव सर्जरी का मतलब है कि रीएस्टोर करना, मतलब कोई ऐसे ऊतक जो क्षतिग्रस्त हुआ हो शरीर में या कुछ अंग है जो क्षतिग्रस्त है तो उसको जो है रीएस्टोरेटिव सर्जरी करके उसको जो है फिर से उस जगह पर स्टोर किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है रीएस्टोरेटिव सर्जरी, ओके, समझ गए। चलिए एक होता है आपका करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी में रोगी के किसी जन्मजात विषमता को दूर करने के लिए उस भाग की मरम्मत की जाती है, जैसे क्लेफ्ट को रिपेयर करना, ठीक है। देखिए करेक्टिव मतलब क्या होता है, करेक्टिव मतलब सही करना। मतलब करेक्टिव सर्जरी वे सर्जरी होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति जन्मजात कॉन्जेंटल डिसऑर्डर से परेशान है, जन्मजात विकार से ग्रसित है, तो उसको जो है उस अंग को जो है सही करने के लिए जो सर्जरी किया जाएगा वो करेक्टिव सर्जरी होगा। जैसे बच्चा को जो है पैर टेढ़ा हो जाना, समझ गए ना, पैर टेढ़ा हो जाना, ठीक है ना। क्लब फुट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लेप लिफ्ट जैसे दांत का तालू कटना, ओठ कटना, क्लेप लिफ्ट, समझ गए। तो ये सब जो है आपका होता है, इस सब को जो है सर्जरी करके और सही किया जाता है, तो एक करेक्टिव सर्जरी हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट नौमा देखिएगा एबलेटिव सर्जरी होता है। एबलेटिव सर्जरी का मतलब है कि इस सर्जरी में क्षतिग्रस्त ऊतक या अंग को निकाल दिया जाता है। अब ऊपर हम लोग देखे हैं रीएस्टोरेटिव सर्जरी में कि जो भी क्षतिग्रस्त ऊतक है या शरीर के अंग है उसको मरम्मत किया जाता है, वैसे सर्जरी करके रीएस्टोरेटिव सर्जरी करके, समझ गए। लेकिन एबलेटिव सर्जरी में अगर कोई ऐसा अंग होगा या कोई ऐसा शरीर के ऊतक है जो बिल्कुल तरीक़ा से क्षतिग्रस्त हो चुका है, डैमेज हो चुका है, वो जो है रीएस्टोर नहीं हो सकता है, तो जो है उसको एबलेटिव सर्जरी किया जाता है और जो है उसको उस अंग को या उस वहाँ के ऊतक को निकाल दिया जाता है और वही जो है एबलेटिव सर्जरी हो जाता है, समझ गए। चलिए 10वां होता है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब होता है कि यह सर्जरी किसी व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, समझ गए। 10वां जो है आपका होता है क्या चीज़, कॉस्मेटिक सर्जरी। अब देखिए बहुत लोग होते हैं जो अपने स्किन का सर्जरी करवा के प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, मतलब उसका जैसे हीरो हीरोइन सब देखते होइएगा कि इतना एज में भी जो है हीरो हीरोइन एकदम उसका जवान की तरह, यंग की तरह उसका स्किन जो है एकदम टाइट एकदम दिखेगा, एकदम फ्रेशनेस दिखेगा। तो क्या रहता है, उन लोग को पैसा का कमी नहीं रहता है, तो वो लोग जो है अपना कॉस्मेटिक सर्जरी करवाया हुआ रहता है, मतलब अपने सौंदर्य को अच्छा दिखाने के लिए सर्जरी करवाया हुआ रहता है, जिससे उसका सौंदर्य जो ब्यूटी है
वो अच्छा दिखता है वो लोग को, ठीक है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी ये होता है जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति अपने स्किन का प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं या जो है बाल का सर्जरी करवा कर अपना बाल जो है अच्छा करवाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें करवाते हैं जिससे सुंदरता लोगों को बरकरार रहता है, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, ओके। चलिए अब यहाँ पे लास्ट देखिएगा, लास्ट एक क्वेश्चन है सर्जरी का। एक होता है पेलिएटिव सर्जरी। पेलिएटिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी के द्वारा रोगी को उत्पन्न हुए लक्षणों से मुक्ति मिल जाती है परंतु समस्या के वास्तविक कारण का उपचार नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए पेलिएटिव सर्जरी का मतलब होता है कि यह एक ऐसा सर्जरी होता है जिसमें रोगी के उत्पन्न हुए लक्षण से मुक्ति तो मिल जाता है, मतलब कुछ ऐसे बीमारी का सिम्टम्स दिखा, ठीक है, जैसे ट्यूमर का लग रहा है कि कैंसर का लक्षण है तो ट्यूमर है तो उसको जो है सर्जरी के द्वारा निकलवा दिए, ठीक है। लेकिन उस ट्यूमर को तो आप निकलवा दिए, यानी वो लक्षण जो ट्यूमर दिखा है उसको तो आप निकलवा दिए, लेकिन समस्या का पता आपको इससे नहीं चल पाता है कि ये जो ट्यूमर था ये क्या कैंसर के कारण था या एक नॉर्मल ट्यूमर था। तो ये मतलब जो है वास्तविक कारण का पता नहीं लगता है, सिर्फ लक्षण यानी जो उभरा हुआ जो एक ट्यूमर है, गिल्टी है, वो आपका नहीं रहेगा, लेकिन कारण पता नहीं चलेगा कि यह किस कारण से जो है हुआ है, समझ गए। तो ये आपका पेलिएटिव सर्जरी समाप्त होता है, ओके। पेलिएटिव सर्जरी समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब एक बार आप लोग जो है ऊपर से नीचे चलिए, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सर्जरी होता है। एक मेजर सर्जरी होता है, एक माइनर सर्जरी होता है। मेजर बड़ा होता है, माइनर छोटा होता है। एक इमरजेंसी होता है, एक आपका होता है प्लानेट सर्जरी, नियोजित सर्जरी होता है। एक क्यूरेटिव सर्जरी मतलब उपचारात्मक सर्जरी होता है। एक डायग्नोस्टिक सर्जरी होता है यानी नैदानिक सर्जरी होता है, ठीक है। एक रीस्टोरेटिव सर्जरी होता है मतलब पुनः जो है पुनः अर्जित सर्जरी होता है, ठीक है। एक होता है करेक्टिव सर्जरी मतलब समझ रहे हैं ना कि सही करने वाला सर्जरी। एक एल्वेटिक सर्जरी होता है और एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और एक पेलिएटिव सर्जरी है। तो सिर्फ आप लोग इसका पॉइंट 11 सर्जरी है, इसको याद आप लोग रखेंगे तो जो है आप ऑटोमेटिक सब चीज़ में लिख देंगे कि पेलिएटिव सर्जरी में लक्षण खत्म हो जाता है लेकिन कारण पता नहीं चल पाता है। कॉस्मेटिक में सौंदर्य के लिए जो सर्जरी किया जाता है। एब्लेटिक में जो अंग या जो ऊतक क्षतिग्रस्त है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। करेक्टिव में जो ऐसा जन्मजात विकार है जिसको रिपेयर करके सही किया जाता है तो करेक्टिव हो जाता है। रीस्टोर मतलब जो डैमेज ऊतक या अंग है उसको फिर से जो है रीस्टोर किया जाता है मरम्मत करके, तो रीस्टोर सर्जरी होता है। नैदानिक मतलब कुछ ऐसे उपचार के लिए नहीं, कुछ ऐसे निदान के लिए जो सर्जरी किया जाता है, जैसे पेट के अंदर के अंगों को पता स्थिति लगाने के लिए लेप्रोस्टोमी किया जाता है कि पेट में चीरा लगाकर पता लगाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है नैदानिक सर्जरी। इसी प्रकार से क्यूरेटिव सर्जरी है जो कि उपचारात्मक होता है, जो किसी बीमारी में जो है इसको किया जाता है और उसको जो है उपचार किया जाता है, तो ये क्यूरेटिव सर्जरी हो गया। नियोजित मतलब प्लानेट सर्जरी होता है जिसमें प्लान बना के सर्जरी किया जाता है और इससे ऊपर जो है आपका एक है इमरजेंसी, माइनर और मेजर, ठीक है। चलिए तो सर्जरी यहाँ पे हम बता दिए, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि सर्जरी से पूर्व रोगी की देखभाल में नर्स का क्या भूमिका है। मतलब हम अभी देख रहे हैं प्री ऑपरेटिव, एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव और एक होता है पेरी ऑपरेटिव। मतलब प्री, पेरी, पोस्ट। प्री मतलब पहले, पेरी मतलब दौरान और पोस्ट मतलब बाद, यानी सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान जब सर्जरी चल रहा हो और सर्जरी जब हो चुका हो, ओटी से पेशेंट बाहर निकल चुका हो तो उसका देखभाल कैसे किया जाता है। इस तीनों कंडीशन में आपसे एग्जाम में जो है पूछता है कि पेशेंट के लिए प्री ऑपरेटिव केयर में बताइए, पेशेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर बताइए। सर्जरी वाले पेशेंट का कोई भी सर्जरी के पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई भी सर्जरी के पूछे, बस ध्यान रखिएगा, इसका बेसिक चीज़ जो है मेन यही होता है जो आज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं प्री के बताने, ठीक है। प्री के बताने जा रहे हैं, इसी प्रकार से पोस्ट भी होगा, पेरी भी होगा, तो आप लोग बना के लिखिएगा, ठीक है। चलिए नर्स का भूमिका देखते हैं शल्य क्रिया से पहले, यानी प्री ऑपरेटिव में नर्स की क्या क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बार बार बताता हूँ कि जहाँ भी नर्सिंग देखभाल की बात आए वहाँ पर जो है आपको पॉइंट सोच लेना है। जैसे यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है कि सर्जरी से पहले नर्स का क्या क्या भूमिका होगा, ठीक है ना। तो अब समझिए कि सर्जरी से पहले क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को देखते हैं।
तो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है लिखित सहमति प्राप्त करना। लिखित सहमति प्राप्त करने का मतलब है कि कोई पेशेंट सर्जरी होने वाला है तो सर्जरी होने से पहले पेशेंट को घर के वाले को जानकारी देंगे, ठीक है, कि हाँ इनका सर्जरी होगा। उसके लिए पेशेंट के संबंधी हो या पेशेंट के घर वाले हो उससे जो है लिखित सहमति पत्र लेते हैं और उस पर उसका साइन करवाते हैं और उस पर लिखा होता है कि अगर सर्जरी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाता है तो इसमें अस्पताल प्रशासन का कोई जिम्मेदारी नहीं है और ऐसे ही कुछ लिखा होता है और उस पर साइन मोहर उसके घर वाले का होता है, जिसको आगे जो है कानूनी रूप में अगर कुछ ऐसा बाई चांस हो जाता है घटना तो जो है उसको कानूनी रूप से जो है मदद मिलता है हॉस्पिटल के स्टाफ को, समझ गए, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये लिखित सहमति प्राप्त करना होता है, समझ गए। पहला पॉइंट ये जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है देखिएगा, दूसरा पॉइंट है कि रोगी को चिंता को कम करना। दूसरा पॉइंट है रोगी को चिंता को कम करना। अब आप लोग समझिए कि नाम सुनते ही कि अब सर्जरी होने वाला है हमको या किसी को, तो उसको नाम सुनते ही हदस लग जाता है, डर लग जाता है। तो उससे पेशेंट को जो है इससे चिंता दूर करना, भय कम करना, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट ये भी होगा और इसके अंदर आप कैसे कैसे जो है पेशेंट को चिंता को कम करेंगे इसके लिए क्या कर सकते हैं तो इसके अंदर जो है पॉइंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक में लिखित सहमति प्राप्त करना और इसमें देखिए मैं बुनका पॉइंट यहाँ पे दे दिया हूँ। इसका मतलब है कि इसमें जो है आपको जितना लिखना हो लिख सकते हैं पॉइंट में कि कैसे जो है आप पेशेंट से जो है उसका सहमति पत्र ले सकते हैं या उसके फैमिली वालों से, तो इसको जो है इसमें लिखना है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से दूसरा जो है पेशेंट को चिंता को कम करना, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे पॉइंट सब लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक सहारा देना, सभी सवालों का जो है गंभीर पूर्वक और सकारात्मक उत्तर देना, रोगी के साथ जो है अच्छा बिहेव और विश्वास विकसित करना, तो इससे जो है पेशेंट को चिंता कम होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है देखिए, अब कोई भी पेशेंट जो है ऑपरेशन होने वाला होता है तो उसके शरीर में कितना फ्लूइड है, कितना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है, ठीक है, सीरम टेस्ट किया जाता है। तो ये व्यक्ति को फ्लूइड बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूँकि अगर उसको सर्जरी में तरल पदार्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा, सर्जरी होगा तो ब्लडिंग होगा और उस कंडीशन में उसको क्या होगा कि जो है उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा कि शॉक लग जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में तरल पदार्थ रहेगा ही नहीं और सर्जरी में ब्लड जाएगा तो इस कारण उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जो है उसे सर्जरी से पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना नर्स का काम है। तो ये पॉइंट तीसरा हो गया। अब इसमें आप कैसे कैसे उसको जो है फ्लूइड देंगे, कैसे उसे फ्लूइड शरीर में कंट्रोल करके रखेंगे, बनाए रखेंगे, तो ये नर्स का जिम्मेदारी है जिसको आपको इसमें लिखना पड़ेगा 2-4 लाइन, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यदि आदेश हो तो रोगी को एनपीओ मतलब होता है कि नील पर ओएस मतलब नथिंग थ्रू द माउथ, मतलब नथिंग थ्रू द माउथ मतलब मुंह के द्वारा कुछ भी नहीं देना, ये चीज़ होता है एनपीओ, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट फूड बैलेंस के अंतर्गत ही होता है, ओके। अब यहाँ पे चौथा देखिए, रोगी को पर्याप्त पोषण प्रदान करना। अब चूंकि सर्जरी होने वाला है, सर्जरी से पहले का देखभाल कर रहे हैं तो रोगी को जो है पोषण प्राप्त रहे जिससे शरीर में उसको एनर्जी मिले, तो इसके लिए जो है काम करेंगे कि कैसे कैसे क्या करेंगे कि व्यक्ति को जो है अच्छा शरीर में पोषण मिला रहेगा, समझ गए। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं, उच्च प्रोटीन युक्त भोजन देंगे, रोगी को मिल्ड लेक्जेटिव दिया जाता है, रेशेदार भोजन देंगे जिससे कब्ज नहीं बनेगा, ठीक है। रोगी के भोजन एवं पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पोषण बनाने के लिए रोगी के ओरल हाइजीन मेंटेन करने चाहिए, मतलब मुखिय स्वच्छता को स्वच्छता रखना चाहिए। तो ये सब जो है आप पोषण कैसे कैसे बना कर रखेंगे तो इसमें लिखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट बना है कि रोगी के कीमती सामान हटाती है, ठीक है। जैसे अगर कोई रोगी घड़ी पहना हो, कोई रोगी अपना अंगूठी पहना हो, बेल्ट लगाया हो, ठीक है, गर्दन में सिकरी लगाया हो, तो ओटी रूम में जाने से पहले उनको ये सभी सामान को हटा लिया जाता है, समझ गए। तो ये जो है इसका भी एक प्रकार से देखभाल ही होता है, समझ गए। तो कीमती सामानों को हटाना सर्जरी से पहले, ठीक है। चलिए, रोगी की सर्जरी साइट को तैयार करती है। रोगी को सर्जरी साइट को तैयार करने में नर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी साइट पर उसको सर्जरी होना है वहाँ जो है बिल्कुल स्वच्छ साफ़ सुथरा रखे, बिल्कुल संक्रमण मुक्त रखे, ठीक है। बिल्कुल जो है वहाँ अगर बाल हो तो बाल को सफाई करना चाहिए, ठीक है। और सर्जरी वाले साइट पर किसी भी प्रकार के मार्क साइन लगाने से बचना चाहिए, समझ गए। तो ये जो है नर्स का काम होता है कि सर्जरी वाले साइट को कैसे तैयार करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि सर्जरी से पूर्व तैयारी, सर्जरी से पूर्व तैयारी करती है, ठीक है।
सर्जरी से पूर्व तैयारी कैसे कैसे होगा, क्या क्या करेगी, तो रोगी को इनेमा लगाती है, रोगी का कैथेटराइजेशन करती है, मतलब मूत्र निकलने के लिए कैथेटर लगाती है, कैथेटर बैग में, ठीक है। प्रक्रिया करते समय एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखती है, प्रक्रिया के लिए चिकित्सक का आदेश लेती है, ठीक है। प्रक्रिया के कारण रोगी को बताती है, प्रक्रिया करने के बाद नर्सिंग रिकॉर्ड अवश्य रखे। तो ये सब जो है पूर्व होता है, प्रक्रिया से पूर्व, सर्जरी से पूर्व तैयार करती है, ठीक है। चलिए 8वां देखिएगा, रोगी को सर्जरी की प्री मेडिकेशन देती है। अब डॉक्टर द्वारा जो भी मेडिसिन दिया गया है उसको सर्जरी से पूर्व जो है दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में इन दवाइयों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर लिखे होते हैं, ठीक है। एनेस्थेटिक दवा के लिए PSE प्री एनेस्थेटिक चेकअप ऑर्डर पढ़ना चाहिए। एनेस्थेटिक दवा रोगी को प्रदान करनी चाहिए, जैसे डाइजापाम, लोरेजापाम, समझ गए। ये जो है व्यक्ति को नींद ला देता है, समझ गए। चलिए उसके बाद हो गया एंटीबायोटिक की AST जांच अवश्य करवानी चाहिए। प्री मेडिकेशन प्रदान करने के बाद इन्हें पेशेंट केयर चार्ट में अवश्य नोट करना चाहिए कि जो है कौन से दवा दिए हैं पेशेंट को सर्जरी से पहले, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक चीज़ें होता है कि कोई भी पेशेंट होता है तो जिसका सर्जरी होने वाला होता है तो उसका पेशेंट का फाइल तैयार किया जाता है, ठीक है। और उस फाइल में पेशेंट का संपूर्ण डिटेल होता है कि कौन से दवाई कब दिया गया, पेशेंट का जो है किस चीज़ का सर्जरी होना है, पेशेंट का नाम, गांव, पता, हर एक डिटेल जो है उसके फाइल में रखा होता है, और कौन कौन से जो है कब कौन से जांच किया गया है, तो इन सारे चीज़ों को जो है उसमें रखा जाता है, समझ गए। जैसे देखिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन कल्चर, ये सब जो है यहाँ पे रहता है, ओके। चलिए उसके बाद हो गया, देखिए पेशेंट की फाइल तैयार करने में निम्न तथ्य शामिल होना चाहिए। पेशेंट एडमिशन सीट होना चाहिए जो भर्ती हुआ है, पेशेंट का OPD कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट का रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए, डॉक्टर नोट्स होना चाहिए, नर्सिंग नोट्स होना चाहिए, PSC चेक होना चाहिए, चेकलिस्ट आदि सब जो है उस फाइल में रखना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट आता है कि रोगी को OT में भेजती है। अब सारा जो चीज़ें हैं, पोषण का काम हो गया, पूर्व तैयारी हो गया, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, प्री मेडिकेशन हो गया, सर्जरी से पहले, ठीक है, स्वच्छता हो गया, तमाम तरीके के चीज़ हो गया। तो जो है पेशेंट को लास्ट में पोजीशन आता है कि OT रूम में भेजना। अब पेशेंट को जो है रोगी को, नर्स को ये डॉक्टर का आदेश का इंतज़ार करना चाहिए कि जो है आदेश, जब भी आदेश हो तो रोगी को नर्सिंग ऑर्डरली के साथ जो है OT में भेजना चाहिए। रोगी की फाइल में समय एवं शिफ्ट नोट्स अवश्य डालें कि किस शिफ्ट में किस समय जो है सर्जरी OT में गया है, ठीक है। रोगी की जैविक चिन्हों, वाइटल साइन का नियमित चेक करें। रोगी का आइडेंटिफिकेशन बैंड अवश्य रूप से बांधा होना चाहिए ताकि पहचाना जा सके। रोगी को OT में भेजने से पूर्व जो है मल मूत्र त्याग करने के लिए प्रेरित कर दे, ठीक है। यदि रोगी को कैथेटर, IV लाइन या नेजुगोस्टिक आदि लगा है तो ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। इस तरह से लगाना चाहिए, ठीक है। रोगी को OT में भेजने से पूर्व हॉस्पिटल गाउन अवश्य पहनाना चाहिए, क्योंकि उसको शर्ट पैंट या उसके अपने साड़ी ऐसे में जो है उसका सर्जरी नहीं होता है, उसको एक गाउन पहनाकर, हॉस्पिटल गाउन पहनाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। रोगी को सभी प्री मेडिकेशन देने के पश्चात OD में भेजना चाहिए। रोगी को OT में भेजने के बाद उसके परिजनों को जो है अवश्य जो है उसे मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है इस प्रकार से ये तो हो गया प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इन सर्जरी, ठीक है, सर्जरी वाले पेशेंट का। इसी भी प्रकार से पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब है कि OT रूम से बाहर निकल गया है पेशेंट और जाकर वार्ड में भर्ती हो गया है, तो वहाँ पे नर्स क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेगी, उन सब चीज़ को जो है आपको पहले पॉइंट सोच लेना है और उसके अंदर में जो है लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट 10 पॉइंट बना के लिखा गया था, इसी प्रकार से पोस्ट ऑपरेटिव में भी दिमाग लगा के लिखना है कि कौन कौन से जो है पोस्ट ऑपरेटिव में हो सकता है, समझ गए पॉइंट, समझ गए। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।